नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी कथाकार नासिरा शर्मा की लिखी हुई कहानी मेरा घर कहाँ है। नासिरा शर्मा जी की कहानियाँ नारी के संघर्षों और उत्पीड़नों से उपजी विद्रूपताओं तथा अर्थहीन सामाजिक रूढ़ाचार पर तीखी चोट करती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। लाली धोबिन की मिट्टी तभी से पलीद थी जब से उसका मर्द मरा था। 3 बच्चों के संग अड्डे पर जाना और घर घर से जाकर कपड़े समेटना अब उसके बस की बात नहीं रह गई थी। छोटा लड़का साल भर का था, कभी गर्म इस्त्री पकड़ लेता तो कभी धुले कपड़े पर अपना लकड़ी का चटुआ फेंक धब्बा लगा देता। तंग आकर लाली ने घरों में काम करने की ठानी। बर्तन, झाड़ू और आटा गूंथने से उसके पास इतने पैसे आने लगे कि वो चैन से रोटी के साथ लहसुन की चटनी खा सकती थी। बड़ी लड़की सोना 10-11 साल की हो रही थी। मोहल्ले के लड़कों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। गंदे नाले के पास बसी ये झुग्गियाँ बिना पानी के बजबजाती रहती थीं। हर तरह की गाली और धंधे यहाँ के लोगों की दिनचर्या थी। फैशनेबल कॉलोनी के सामने बसी ये बस्ती अपने में एक हकीकत थी। लाली के पति राजा ने इस खाली मैदान में औरों की तरह कब्जा पाने की नीयत से झुग्गी डाली थी। गांव में बेरोजगारी से तंग आकर दोनों शहर की तरफ निकले थे। कुछ दिन चैन से गुजरे, फिर उसे लत लग गई पन्नी पीने की और उसी के चलते वो एक दिन नशे की हालत में चल बसा। जवान होती लड़की को बचाने के चक्कर में लाली ने हालात के सामने हथियार डाल दिए और रोज़ रोज़ राह रोकने वाले अधेड़ बदमाश दिगंबर दादा के घर बैठ गई। अब उसके तेवर दूसरे थे। दिगंबर का बस्ती पर दबदबा था। चाकू, कट्टा, लाठी, जंजीर उसके खिलौने थे। दिगंबर की घराली को मरे 4-5 साल गुजर गए थे। इस बीच दिगंबर भी औरतों को पटाते हुए और जोर जबरदस्ती करते करते थक चुका था। उसे घर में रोटी के साथ पैर दबाने वाली एक औरत की ज़रूरत थी। कई महीनों तक नीम के नीचे बैठी लूली फ़कीरन के बारे में सोचता रहता कि जवान है, सुंदर है, मगर दोनों हाथ। यहीं पर वो आकर रुक जाता, जबकि फ़कीरन राजी थी। उन्हीं दिनों लाली जब किसी लौंडे की शिकायत लेकर आई तो उसने फैसला कर लिया कि इस धोबन को अपने घर के घाट से कहीं नहीं जाने दूंगा। लाली की लड़की सोना को जो 3 वक्त खाने को मिलने लगा तो उसकी आंखों में तरावट और बदन में गदबदापन आने लगा। उम्र भी रस्सी कूदती 13 पार कर 14वें में लग रही थी। लाली को उसकी शादी की फिक्र थी। सोना भूख का मजा चख चुकी थी, सो दिगंबर दादा के पैर दबाने, भांग पीसने और सर में तेल दबाने पर उसे कोई ऐतराज़ न होता। मगर शादी से उसकी जान निकलती थी कि जाने कहाँ माँ भेजे और सारे दिन खटने के बाद फिर वही रोटी और चटनी के लिए खिटखिट। मगर लाली अब उठते बैठते उसके दिमाग में इन जुमलों की सुइयाँ चुभोती कि लड़की का असली घर शौहर का होता है। माँ बाप तो बस लड़की के पालने वाले होते हैं, यही दुनिया का कायदा कानून है। सोना का ब्याह बिरादरी को खाना खिला, बाजे गाजे, जहेज के संग ननकू के साथ हो गया। निकाह के बाद ननकू सोना को विदा कर अपने घर मंगोलपुरी ले गया। उसका परिवार बड़ा था। फूफी, ताई और उसकी माँ विधवा होकर एक साथ रहती थीं और प्लास्टिक की चप्पलों के तले के 3 छेदों में पट्टा डालने का काम करती थीं। वही उनकी रोजी रोटी थी। ननकू सुबह जाकर 8-10 गट्ठर तल्ले और पट्टे के ले आता था। ननकू के पास एक कमरा था, उसी में खाना पीना, सोना बिछौना था। सोना नई दुल्हन थी। 3 विधवाओं के बीच खाना पकाना, सजना संवरना और पति के संग कुछ घंटे अकेले कमरे में रहना उसकी जिम्मेदारी थी। बाहर धूप या छाँव में बैठ तीनों काम करती और दोपहर में पाँचों साथ खाकर कुछ देर सुस्ताते थे। ये ज़िंदगी सोना ने कभी जी नहीं थी। उधर झुग्गियों में खेलकर बड़ी हुई, फिर 5-6 साल की थी जब से घर घर स्त्री के कपड़े माँ बाप के साथ मांगने जाती और जब दिगंबर दादा की रखैल की बेटी कहलाई तो अकड़ कर चलना सीख गई। परेशान करने वाले लड़कों की उसने ऐसी खबर ली थी कि वे सोना को देख रास्ता बदल लेते थे। ये शादी भी दिगंबर दादा के दबदबे के चलते हुई थी। ननकू पहले नशे की पुड़िया बेचता था। एक दिन पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उस समय दिगंबर जाकर छुड़ा लाया था। वहाँ की मार से डरकर उसने स्मैक के धंधे से तौबा कर ली थी। अब जो शरीफ बना तो उसे सोना का चटपट हर एक से बात करना, हंसना बोलना बहुत अखरता था। खासकर तब जब सब जानते थे कि सोना की माँ लाली धोबिन दिगंबर दादा की रखैल है।
सभी जानते थे कि दंगे फसाद में लूट का माल दिगंबर के घर भरा था। इस बार जो बम फटा तो दिगंबर उसमें उड़ गया। लाली की दुनिया उजड़ गई। उसको डर ने घेर लिया कि कहीं उसको बस्ती वाले लूट ना लें या फिर दिगंबर का दाहिना हाथ कहलाने वाले रग्गू उसको अपनी रखैल ना बना ले। अब हालात ऐसे थे नहीं जो उसे किसी मर्द की ज़रूरत पड़ती। इसलिए वो झटपट सीमापुरी में मकान ले पहलवान की ट्रक पर सारा सामान लदवा रातों रात झुग्गी छोड़कर भाग ली। हफ्तों उसने अपनी खैर खबर सोना को न दी। सच पूछा जाए तो वो अब अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जीना चाहती थी। उसके पास माल काफ़ी था। दोनों लड़कों का नाम वो स्कूल में लिखवा चुकी थी। रोज़ के खर्चे के लिए उसने कपड़े इस्त्री करने फिर शुरू कर दिए थे। इससे मोहल्ले में जान पहचान जल्दी बन गई और ये बताने में भी आसानी हुई कि उसका पति राजा पुलिस लाइन में धोबी था। मरने के बाद नौकरी गई सो इस मोहल्ले में आन बसी। सोना को ननकू ने जब मोहल्ले के जवान लड़कों के संग कई बार हंसते बोलते देखा और मना करने पर भी कहा न माना तो उसने सोना की जमकर पिटाई कर दी। बदले में सोना ने ननकू के सर पर बेलन दे मारा। तीनों विधवाओं ने ऐसी लड़की कहाँ देखी थी जो मियाँ को पीट कर रख दे। सो उठते बैठते बुरा भला कहती। दिगंबर के मरने से वो डर भी खत्म हो गया था कि सोना मायके जाकर उसकी शिकायत करेगी। और अब तो उसकी माँ भी लापता है। ऐसी हालत में जो होता है वही हुआ। बढ़ती लड़ाई से तंग आकर ननकू ने सोना को घर से निकाल दिया। उसने जब अपने कपड़े और बिस्तर मांगा तो जवाब में सबने मिलकर उसके गहने भी उतरवा लिए और उसे धमकाया कि ये उसका घर नहीं है, जो फिर यहाँ कदम रखा तो पैर काट दिए जाएंगे। सोना एक बार फिर सड़क पर बेसहारा खड़ी थी। बाप और पति का घर का जादू झूठा साबित हुआ। माँ का पता नहीं था। उसका दूर का चचा नीति बाग में स्त्री का काम करता था। पिता के मरने के बाद एक दो बार आया था, वही एक सहारा बचा था। रोती धोती वो मंगोलपुरी से नीति बाग बिना बस का किराया भरे पहुंच गई। बड़ी बड़ी कोठियों के बीच वो चाचा को कहाँ ढूंढे। एक दो फल के ठेले वालों से उसने पूछा कि रमजान धोबी को जानते हो। जवाब ना में मिला। आखिर में थक कर वो पेड़ के नीचे बैठ गई जिसके पास किसी घनश्याम धोबी का अड्डा था। कुछ देर बाद घनश्याम कपड़े देकर लौटा तो सोना ने उससे रमजान के बारे में पूछा। तू कैसे जानती है उसे? वो मेरा चाचा है, मेरे अब्बा राजा का दूर का रिश्तेदार, उसके मरने पर आया था। और तू? मैं सोना हूँ। मेरा ब्याह मंगोलपुरी के ननकू के साथ माँ ने किया था। उसने मुझे मारपीट कर निकाल दिया। माँ जाने कहाँ चली गई है दिगंबर दादा के मरने के बाद। अब मेरा कोई सहारा नहीं है, कहाँ जाऊँ? मेरे झोपड़े चल, वहीं रह। आखिर मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। मतलब तू? अकड़ कर खड़ी हो गई सोना। मैं रमजान हूँ, नाम बदल लिया है। सुख से रहता हूँ। घरवाली गांव गई है, झोपड़ी में रह ले कुछ दिन, काम ढूंढ दूंगा किसी कोठी में, रमजान ने हंसकर कहा। उसकी बात सुन सोना की चढ़ी सांस की गति मध्यम पड़ी और गुस्सा काफूर हुआ। रमजान चाचा उर्फ घनश्याम प्रेस वाले की झोपड़ी जो कुछ दूर पर थी, वहाँ जाकर सोना ने चैन की सांस ली और भर गिलास चाय बना पी और बिखरे बर्तन कपड़े को समेटने में लग गई। उसका माथा भी घूमा हुआ था। जिंदगी के इस बदलाव से अभी वो समझौता नहीं कर पा रही थी। दुख सुख तो लगा ही रहता है, मगर इतनी उठापटक भी कैसी कि सर से छती छिन जाए और कहने को कोई घर ना बचे। कुछ दिन इस इंतज़ार में गुजर गए कि शायद ननकू उसे लेने आ जाए और बात रफा दफा हो जाए। इस बीच रमजान ननकू के घर 2 बार हो भी आया, मगर ये सोना को वापस बुलाने पर किसी तरह राजी न हुए। रमजान की परेशानी ये थी कि 4 हफ्ते बाद घरवाली मैं 3 बच्चों के टपकने वाली थी। सोना को देखकर उसका माथा फिर जाएगा। सोना को कहीं काम मिल नहीं रहा था। तंग आकर एक दिन सोना खुद मंगोलपुरी गई ताकि लड़ लड़ाकर अपना हक जमाए और फिर से रहना शुरू कर दे, मगर वहाँ पहुंचकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। घर के सामने झिलमिल पन्नियों का नन्हा सा छत्तर बना था। औरतें गाना गा रही थीं। सामने बड़े पतीलों पर कुछ चढ़ा था। सोना जो और आगे बढ़ी तो देखा ननकू दूल्हा बना बैठा है और पास में गठरी बनी लाल कपड़ों में दुल्हन। अंदर से उठा उसका गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया। पैरों की चप्पल उतार उसने पीछे से जाकर ननकू के सर पीठ पर जी भर कर जमाई। खुशी का माहौल थम गया। कई पल तक किसी के समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्या। दूल्हे का सेहरा हार नोचकर किसने फेंका। दुल्हन भी घूंघट उठाकर हैरत से शौहर को पिटता देख रही थी। पल भर बाद दृश्य दूसरा था।
तीनों विधवाएं सोना का झोंटा पकड़कर बकरी की तरह उसे इधर उधर घसीट रही थीं। दूल्हा जब जरा होश में आया, किराए पर ली चमचमाती शेरवानी का कॉलर उधड़ा देखा और पगड़ी को कीचड़ में लौटता हुआ तो उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। लातों की बारिश उसने सोना के कूल्हे पीठ पर इस तरह करनी शुरू कर दी जैसे धोबी घाट पर कपड़े पछाड़ता हो। ये हाल देख लड़की वाले परेशान हो उठे। दुल्हन जाकर माँ से लिपट गई और बाकी लोग दुम दबाकर भागने लगे। तभी अधमरी सोना को नाली के पास छोड़कर ननकू तैश में पलटा और चूल्हे के पास चाकू उठाकर उसने ससुराल वालों को दिखाकर उसी जुनूनी कैफियत में चिल्लाकर सबसे कहा, कोई जाने न पाए वरना सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कौन से हजारों मेहमान थे? कुल 15-20 की भीड़ थी। जान किसे नहीं प्यारी होती, सो सब दम साध कर बैठ गए। तीनों विधवाओं ने टीन की कुर्सी पर दुल्हन को बिठाया और लाल दुपट्टे का साफा ननकू के सर पर बांध उसे दूसरी कुर्सी पर बिठाकर पहले की तरह ढोलक लेकर बैठ गईं। सुहाग के गानों की तान में लोगों की खुसर फुसर गुम हो गई। सोना ने कराह कर सर उठाया तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। फिर अपने को ताका जहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। किसी तरह उठकर लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई और बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। सोना जख्मी कबूतरी की तरह टूटे डैनों के संग जब रमजान के घर पहुंची तब तक वो एक बोतल संतरा चढ़ा नशे में धुत औंधा पड़ा था। सोना ने हल्दी का लेप खुद ही चोटों पर लगाया और चुपचाप लेटकर सोचने लगी कि वो कई दिनों तक चलने फिरने के काबिल नहीं रह पाएगी, वरना कल से वो भी एक मेज़ डाल स्त्री का अड्डा बना लेती। मगर अब तो सुबह जब रमज़ान की आंख खुली तो सोना को बुखार में तपते देखा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा कुछ दवाएं दी जिससे सोना रात तक संभल गई और बुखार भी उतर गया। रमज़ान का दिल लड़की के लिए दुख रहा था। उसकी माँ को कहाँ ढूंढे जो सोना को जाकर उसके सुपुर्द कर दे। सारे दिन अड्डे पर इसी धुड़बुन में रहा। पीली कोठी में सोना को झाड़ू पोछे की नौकरी मिल गई थी। उससे पहले उसने इस्त्री करना चाहा तो कपड़ा जला डाला। ज़िंदगी में अपना खानदानी पेशा कभी किया हो तो जानती। वो तो बस कपड़ा जमा करने का काम जानती थी जो रमज़ान को पसंद न था। वो कोठी वालों को जानता था। साहब लोगों से ज़्यादा शाही आदतों के उनके नौकर और ड्राइवर होते हैं, तो भी वो सोना को रोक नहीं सकता था। आखिर उसकी घरवाली के लौटने में 2 दिन बाकी थे। इस बीच सोना ने मालकिन को खुश कर गैराज में सोने की इजाज़त ले ही ली। ये जानकर रमज़ान ने भी राहत की सांस भरी। सोना पूरे 18 साल की हो रही थी। इस बीच उसने 6-7 ठिकाने बदले थे। जहाँ जमने लगती वहीं से उखाड़ दी जाती। इस कोठी में भी हजारों काम मुफ्त करती कि रात को बंद जगह सोने को मिल जाए। झाड़ू पोछा कर जब गर्म प्याला चाय पीती तो भूखी अंतड़ियाँ ऐंठने लगती। बंधा बंधाया खाने का हिसाब तो था नहीं। कभी कोठी से मिल गया तो कभी रमज़ान ने अपनी रोटी उसे थमा दी। मगर उधर जब उसके हाथ में 200 के नोट आए तो उसने दोपहर को पिछवाड़े वाले ढाबे पर 2 रोटी और साथ में मिली हुई दाल खानी शुरू कर दी। कपड़ा, चप्पल, शॉल मेम साहब की उतरन मिल गई थी। चादर भी बिछाने को उन्हीं ने दे दी थी। ज़िंदगी में ठहराव सा आ गया था। एक रात जब सोना गहरी नींद सो रही थी तो उसे सपने में लगा कि उसकी माँ उसे सीने से लिपटा कर प्यार कर रही है। फिर उसे लगा कि 2 मजबूत बाहें उसे अपने कसाओं में पकड़ रही हैं। इतने दिनों बाद पति का स्पर्श उसे सोते में भी सुख दे रहा था। तभी ठंड की झुरझुरी से वो जाग उठी। अंधेरे में उस पर कोई झुका था। उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं। खुशबू का एक झोंका बहा। सपनों और नींद में सब कुछ धुंधला सा दिखाई दिया, मगर ये खुशबू, ननकू के पास से तो पसीने की गंध आती थी। कौन कौन? सहमी से सोना बोली। चुप, किसी को पता भी नहीं लगेगा। चल उठ मेरे कमरे में, वहाँ नरम बिस्तर है, आराम से लेटना। उठ। छोटे साहब? चौंक पड़ी सोना। पीठ सहलाते हाथों को उसने झटका दिया। उछल कर खड़ी हो गई। मर्दाने हाथों की जकड़न बढ़ी तो उसने बाजुओं पर अपने नुकीले दांत गाड़ दिए। दर्द की शिद्दत से गिरफ्त ढीली पड़ी, मगर उसी के साथ एक जोरदार चाटा सोना के गाल पर पड़ा। उसकी आंखों के सामने तारे टूटे। वो लड़खड़ा कर दीवार से टकराई। तभी उसे महसूस हुआ कि हाथों की वहशत फिर सांप बन उसे जकड़ में ले रही है। कुछ देर वो सांस रोके बेजान सी खड़ी रही। उसे बेहोश जानकर छोटे साहब ने उसे ज़मीन पर लिटाया और तभी उसने पूरी ताकत से लात सीने पर मारी और कार और साइकिल के औजारों के बीच से कुछ उठाया और भरपूर हाथ से छोटे साहब के सर पर दे मारा।
गुलाबी ठंड में सड़क के किनारे बैठी सोना जाड़े में कांप रही थी। उसे अपने कपड़ों की गठरी और चादर याद आ रही थी। उसने बहते आंसुओं को पोंछा और थका बदन घसीटा। पाँव फटने से पहले उसे इलाका छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं छोटे साहब का सर फटा था, पुलिस में रपट लिखवाई गई तो बच नहीं पाएगी। कहाँ जाए? सड़क के किनारे चलते चलते उसके बदन में गर्मी आई। पैर में कुछ चुभने से उसे रुकना पड़ा। कांटा निकालते हुए उसे अपने बाप की झुग्गी का ख्याल आया। बाप की याद से वो वहीं बैठे बैठे फपक पड़ी। ना वो मरता, ना उन सब की गत बनती। वो बस्ती बदली नहीं थी। बिना पानी के गंदगी से बजबजाती हुई उसकी झुग्गी का कहीं कोई पता नहीं था। आबादी बढ़ने से झोपड़ियों की तादाद बढ़ गई थी। आधे से ज़्यादा लोग नए थे। पुराने अपना कब्जा बेच कहीं चले गए थे। वहाँ से जब निराश लौटने लगी तो उसे ध्यान आया कि रघु दादा से मिलती जाऊँ, शायद कोई काम बन जाए। रघु ने उसे ठहरने के लिए एक जगह दे दी। दिगंबर के रिश्ते से उसे थोड़ा बहुत नगद भी दिया ताकि अपनी ज़िंदगी बसा सके। कोठियों से उसका अनुभव कड़वा था, मगर काम मांगने कहाँ जाती। हार कर वहीं पहुंची और काम कर अपने ठिकाने लौट आती। 15-20 दिनों में पुरानी कड़वाहट भूलकर फिर से अपने को खुश रखने लगी और उसने तय किया कि बाकी ज़िंदगी अब वो इसी बस्ती में गुजार देगी। सोना की दूसरी शादी की बात रमज़ान ने 1-2 लोगों से चलाई थी, जिन्होंने सोना को रमज़ान के घर देखकर पसंद किया था। मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि ये छोड़ी हुई औरत है, उनका नज़रिया ही सोना की तरफ से बदल गया। बिना तलाक वाली औरत को कौन घर में रखकर मुसीबत मोल लेगा? चाचा, तुम काहे इन सब चक्करों में पड़े हो? मुझे नौकरी दिलवा दो अभी। ठिकाना मिल जाए तो दिमाग सही बात सोचेगा। सोना रमज़ान की परेशानी देखकर खींच उठती। धोबियों में लाली की बात किसी से छुपी ना थी। कहने वालों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि माँ को देखना हो तो बेटी को देखो, और जो बेटी को देखना हो तो माँ को देख लो। सोना आखिर उसी लाली धोबिन की बेटी है ना, जो दिगंबर के साथ बैठ गई। तो फिर सोना कैसे अपना घर बसाए रखती? उसे भी तो कोई ना कोई पैसे वाला मर्द चाहिए होगा, तभी शौहर के घर से भागकर चाचा के घर पड़ी है। इन सारी बातों में रमज़ान का दिमाग भनभनाने लगता था। अपने दोस्त राजा की याद उसे आती कि दोनों एक साथ गांव से निकले थे। इस बड़े शहर की भीड़ में दोनों अलग हुए तो फिर मौत के दिन ही वो राजा का चेहरा देख पाया था। अब जो सोना की उसी बस्ती में जमने की खबर रमज़ान को मिली तो बड़ा खुश हुआ। वो दोपहर भी बड़ी मनहूस थी जब बुलडोज़र ने उसकी झुग्गी के संग सारी बस्ती उजाड़ दी। वो ज़मीन किसी ठेकेदार ने खरीद ली थी। वहाँ पर एक सिनेमा हॉल बनना चाहता था। रघु दादा की भी कुछ न चली और लुटा पिटा गरीबों का काफिला अपने घर के मलबे पर रात गुजारने पर मजबूर हुआ। सोना का दिल उस रात से चार दीवारी की चाहत से मुक्त हो गया। उसके अंदर एक नफ़रत का उबाल हर दीवार को गिरा गया। उसने मिट्टी के ढेर पर बैठे बैठे सामने कतार से खड़े पक्के ऊंचे मकानों और कोठियों को देखा, फिर वहीं ढेर पर लेट गई। ऊपर आसमान पर तारे छिटक रहे थे। उन्हें देख सोना का दिल हल्का हुआ और अंदर से एक हंसी फूटी। उसकी चौकन्नी आंखें पहले से ज़्यादा चमकदार हो उठीं। इस बस्ती के मलबे के ढेर के सामने सोना ने चलता फिरता ढाबा खोल लिया। सुबह से चाय भट्टी पर चढ़ जाती और दोपहर को आलू गोभी की सब्जी के साथ रोटी बनने लगती। मज़दूरों को खिलाकर जब वो परात में बचे आटे की 2 लोई को अपने लिए बेलती तो सुख का एक असीमित सागर सीने में मचलता। उसका मस्त चेहरा देखकर अक्सर मज़दूर उसके संग ब्याह रचने की बात कहते तो खिलखिलाकर हंस पड़ती। फिर गंभीर होकर पूछती, 1 रोटी और ले ले ताकि फजूल की बातों की जगह न तेरे पेट में बचे न दिमाग में। मजदूर खिसिया कर उठ जाता और सोना ज़मीन पर थूक देती, जैसे कह रही हो कि इस दुनिया के हर कोने पर मर्द खड़ा मिलेगा, कभी प्रेमी के रूप में तो कभी बलात्कारी के रूप में, मगर जो पति ढूंढने निकलो तो एक भी कायदे का आदमी नज़र नहीं आएगा जिसके साथ उम्र एक छत के नीचे गुजार दी जाए। मैं तो यूं ही भली, ना कोई मेरा ठौर ठिकाना, ना मैं किसी घर की मालकिन। दुनिया की आबादी हूँ और हालात की शहजादी हूँ। इन मर्दों को अब कौन समझाए। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी मेरा घर कहाँ। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।